Hello everyone. So today we are going to start class 12th chapter which is moving charge and magnetism. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट की। तो ये क्या था? अ मैग्नेट कंपास और मैग्नेट नीडल शोज डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। जब हम किसी भी मैग्नेट कंपास या एक जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल होती है उसको हम किसी भी करंट कैरिंग वायर, ठीक है, जिस करंट कैरिंग वायर क्या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो, ठीक है, तो अगर उसके पास हम उसको रखते हैं तो वहाँ पे क्या वो जो नीडल होती है फिर वो जो कंपास होता है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन कैसे, मतलब वो क्या है अपनी जो पोजीशन है उससे मतलब आगे पीछे होता है, ठीक है। तो मतलब आपने कभी देखा भी होगा मैग्नेट कंपास जो होता है, कभी देखा हो तो कि उसकी जो है मैग्नेट के पास आते ही जो करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम उसको लेकर आते हैं तो उसकी जो नीडल होती है, उसकी जो सुई होती है वो कैसे डिफ्लेक्ट करने लगती है, ठीक है, मूवमेंट शो करती है वो। तो सो अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो क्या होता है, जो करंट कैरिंग वायर होती है वो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट कंपास के अराउंड जो है वो प्रोड्यूस कर देती है, और जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होगा ही। हमने जो है जो है मैग्नेटिक फील्ड के केस में 2 लॉ पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये उसी के ऊपर बेस है। अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की कि डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, तो हमारे पास एक होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आप इस रूल से वाकिफ भी होंगे। ये मान लो मेरा करंट है ऊपर की साइड मूव कर रहा है, तो मैं इसकी जो है डायरेक्शन में ऊपर की साइड थंब को अगर रखूंगी और मैं अपने जो है राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करूंगी तो मुझे क्या है, किसकी मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये वही बात है, जैसे अब ये इनवर्ड्स, ये जो मैं क्रॉस से आगे मैं बहुत बार ये क्रॉस और इसका ये आउटवर्ड्स के इस साइन को जो है यूज़ करूंगी, तो आप समझ जाना कि भाई ये जो क्रॉस है ये इनवर्ड्स को प्रेजेंट कर रहा है और ये जो डॉटेड है ये आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। बात करते हैं बायट-सैवर्ट लॉ की। तो ये क्या लॉ होता है, मतलब इसमें क्या बताया जाता है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को ही निकालना जो है सीखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे निकाली जाए। तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन ड्यू टू अ करंट, किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन हमें मिलती है वो बायट-सैवर्ट लॉ के कारण मिलती है। अब यहाँ देखो, मान लो ये मेरी क्या है, एक जो है वायर है, ये मेरा इसमें आई करंट है। अब ये तो पूरे सिस्टम का करंट हो गया ना। हम क्या बात कर रहे हैं, करंट एलिमेंट की। करंट एलिमेंट तो यानी वो छोटा सा ही कोई हिस्सा होगा। तो ये डीएल जो है ये मेरा क्या है, करंट एलिमेंट इसको हम कहेंगे। तो यहाँ से ये पी पॉइंट तक जो है मेरी रेडियस हो गई, ये मेरा थीटा यहाँ बन गया। और डीएल क्या है, डीएल कौन सी ये जो मेरा करंट एलिमेंट होगा ये करंट की डायरेक्शन में ही होगा। देख लो अब यहाँ पे ऊपर की साइड करंट है, इसी डायरेक्शन में इसी जो है सिस्टम पे मेरा क्या है, करंट एलिमेंट है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल, ये वेक्टर की फॉर्म में है, डी एल इंटू आर अपॉन आर की क्यूब, ये वेक्टर की फॉर्म में है। फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले की मदद से वो निकालोगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम 10⁻⁻⁷ जो है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको ये ज़रूरी नहीं आपको मिले कि दे रखा हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ है, ये अंडरस्टूड जो होगा ये आपको याद रखनी होंगी ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर। अब ये डी एल इंटू आर वेक्टर की फॉर्म में है, तो अगर हम इनके डी एल और आर के बीच में अगर थीटा की बात करें वो हमारे पास कौन सा होगा, साइन थीटा अपॉन आर की क्यूब। एक आर से आर यहाँ पे कट हो गया, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वेयर, ये मेरा होगा स्केलर फॉर्म में। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें, नोट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 ऑन द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो एक्सिस होता है करंट एलिमेंट का उस वहाँ पर 0 होता है। कैसे, मान लो ये मेरा करंट है आई और इसी पे मेरा करंट एलिमेंट है, तो ये एक्सिस पे एक ही एक्सिस पे लाई कर रही है ना दोनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, B0। इस पॉइंट पे मतलब किसी भी पॉइंट पे किसी भी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो आपको 0 ही मिलेगी। कब तक, जब तक करंट और जो है करंट एलिमेंट की
डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है, एक ही एक्सिस पर है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। यहाँ पे देख लो आप सिमिलरली वही केस। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा आई करंट, ये मेरा करंट एलिमेंट, ये मेरा क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट। अब मेरे को क्यू पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड और पी वे बताना है। अब ये एक एक्सिस पे लाई करा तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या आई, जीरो। देखो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो डी बी यानी मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ गया, जीरो। थीटा क्या होता है, जो डी एल और आर रेडियस और करंट एलिमेंट के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहते हैं, थीटा। बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लेंगे। एक हमारे पास होता है स्क्रू रूल, ठीक है। मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरा डीएल करंट एलिमेंट और ये रेडियस, इनके बीच में हम अगर यहाँ पे रखेंगे तो स्क्रू की तरह, मतलब अपने जो है इस साइड, ठीक है, स्क्रू करना होता है यहाँ पे रख के अपने उसको जो है अपने हैंड से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें यहाँ मिल जाती है, ठीक है, इनवर्स जैसे मैं यहाँ रख कर, ठीक है। अब डी एल इंटू आर की बात करी जा रही है, तो अगर मैं इसको अब यहाँ पे आपको ऐसे इस साइड ऐसे रोटेट करूँ तो मेरे को क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें राइट हैंड थंब रूल की, तो राइट हैंड थंब रूल क्या, अब ये बताऊँ, ठीक है ये रूल भी मतलब, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली और ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल, मतलब ज़्यादा कन्वीनियंस भी इसी को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी लगता है। वो ऊपर वाला भी इजी है नो डाउट, पर चलो फिर भी ये तो खुद की चॉइस के ऊपर है कि किसको क्या इजी लग रहा है। लेकिन राइट हैंड थंब रूल से तो आप सभी वाकिफ ही हो गए, ठीक है। ऊपर भी मैंने बता दिया था, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रख कर और अपनी जो है राइट हैंड की फिंगर्स को क्या कर दो, स्क्रू कर दो, ठीक है, उसको घुमा दो, तो ये होता है। नेक्स्ट बात करें यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अब अगर इसकी यूनिट की बात की जाए यानी बी की, तो वो होती है टेस्ला, या जिसको हम न्यूटन अपॉन एम्पियर भी कह देते हैं। देखो फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल होता है, हम जानते हैं फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, आई बी एल। आई क्या है मेरा करंट ही नहीं, करंट आएगा ये, ठीक है, करंट है ये, आई करंट, एफ फोर्स है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड और एल क्या है लेंथ। तो अगर मैं बी को बाहर निकालूँ तो क्या आ गया, एफ अपॉन आई एल, तो इज इक्वल टू न्यूटन, तो यहाँ से मेरे पास टेस्ला या फिर वीबर पर मीटर स्क्वायर भी आप इसको कह सकते हो, मेरे पास आ गया इसका यूनिट। अब नेक्स्ट बात करें, when we have a straight wire of length L carrying current I and P is a point at परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है पॉइंट पी पे। अब क्या बोला है कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये करंट है, ठीक है, ये बोला लेंथ एल है, ये लेंथ कैरिंग करंट आई एंड पी पॉइंट ये रहा जो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस ए, हाँ ये क्या है इसके परपेंडिकुलर, ये ए डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे बतानी है, तो इसको अगर हम यहाँ मर्ज कर दें इस लाइन को पी से, तो ये मेरा थीटा 1 और थीटा 2, दो थीटा मेरे को मिल गए एंगल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला। देखो मैं बता रही हूँ उनकी डेरिवेशन भी है हालांकि, लेकिन डेरिवेशन का जो है मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा खास काम है कि आप जानो आपकी प्रिपरेशन में कहीं काम आइए इतना। तो मेजरली आपको जो है ये नोट्स ही हैं, तो आपको जो ये फॉर्मूले हैं ना आपको ये याद रखने हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूले हैं वो किस कंडीशन में लगाने हैं। अब मैं बता रही हूँ, कोई मैंने इनफाइनाइट की तो बात की नहीं अभी तक, एक फाइनाइट जो है लेंथ है वायर की, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बस ये वही केस है, राइट। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तो सिंपली आप फॉर्मूले याद रखो। फॉर्मूले हैं काफ़ी सारे जो कि याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा समझ लो थोड़ा याद कर लो, ऐसे जो है अपना एडजस्ट करो। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, आई इंटू ए, ठीक है, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये एक फाइनाइट वायर के लिए, ठीक है, फाइनाइट वायर का फॉर्मूला होगा। ये आपको फाइनाइट लिखा दिख जाए तो बिना सोचे समझे बिना टाइम वेस्ट किया आप ये फॉर्मूला भी हम वहाँ पर अप्लाई कर दो। नेक्स्ट बात करें अगर इनफाइनाइट लेंथ या लॉन्ग वायर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में लिखा सकता है कि लॉन्ग वायर या
कह दे आपको तो समझ जाए कि वो इन्फिनाइट की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो मेरे इन्फिनिटी वाला यहाँ पे मैंने सिंबल लगा रखा है, तो वही आपको पी पॉइंट पे बताना हो। तो इस केस में क्या होगा, इन्फिनाइट की बात करी जा रही है, तो इस केस में क्या होगा, मेरी लेंथ बहुत इतनी बड़ी होगी, मतलब देखो रेडियस तो पास होगा, मतलब इसका रेडियस कम होगा, पॉइंट पास होगा, तो क्या होगी, लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट दिखेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी दिखेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, जो मेरा θ1 और θ2 होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि वो इज इक्वल टू दोनों सेम होंगे और क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। इन्फिनाइट की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बस सेम θ1 के और θ2 के प्लेस पे यहाँ पे क्या पुट करना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री आप पुट करोगे तो वैल्यू 1 ही होती है इनकी, तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2i/a। यानी इन्फिनाइट वायर के केस में बात करें तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला। और इसमें क्या होता है, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, a के, यानी मेरे रेडियस भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर ऑफ सेमी फाइनाइट की बात कर ली, इनफाइनाइट की बात कर ली, अब करेंगे सेमी फाइनाइट की बात, सेमी इनफाइनाइट की बात। तो इस केस में क्या हो गया, यानी मेरी एक जो साइड है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, पी पॉइंट पे बताना है, सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, फाइनाइट का क्या था 2i/a, इसमें आ जाएगा i/d, यहाँ पे d या a जो भी आपका इच्छा हो वो पुट कर लो। ठीक है, मतलब देखो मिलते जुलते हैं, को रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हालांकि ये मेरे पास करंट है, ये करंट यहाँ पे मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में। यहाँ पे ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ओ पॉइंट है। अगर यहाँ पे अगर आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अप्लाई करो, तो आपको जो है इनवर्ड्स डायरेक्शन मिल जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। सिंपली क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, सेंटर पे, जब सेंटर की बात करी जाए, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, तो किसी भी केस में आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, B = μ0/2 × I/a, μ0/2 × I/a। तो आप ये फॉर्मूला जो है वहाँ पे पुट करोगे। नेक्स्ट बात करें, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लूप के बजाय अगर वहाँ पे n टर्न्स हो तो सिंपल इसके आगे क्या n लगा दोगे, n मतलब नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, मतलब टोटल नंबर टर्न्स। ठीक है, और न्यूमेरिकल पर्पज से अगर मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊं, मतलब ये जो है याद कराऊं, ये कहूँ तो इसमें क्या होगा, b' = n²b। अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, किस चीज़ का रिजल्ट है फाइनल, या ये भी कह सकते हैं हम। तो ये इस केस में आपको लगाना है, जब वन कोयल ऑफ सर्कुलर लूप, जब आपको ये दे रखा हो कि भाई एक जो कोयल है सर्कुलर लूप की वो बेंट हो गई इनटू सर्कुलर कोयल ऑफ n टर्म्स में। ठीक है, n टर्म्स में जो है एक सर्कुलर लूप बेंड हो गई, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को जो है यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करें, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो यहाँ पे देखो P पे बतानी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B = μ0। ये क्या होगा, मेरा एक मतलब सेमी सर्कल नहीं दिख रहा आपको, ये है ना। तो इस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा जब सेमी सर्कल की बात करी जाए और ऐसे बात करी जाए। ठीक है, तो ये इस केस में मेरा आएगा 1/4, क्योंकि ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। आप ध्यान से देखो, ये तो था भाई 1 सेकेंड, ये सेमी सर्कल था, ये बिल्कुल क्या हो गया 1/4 पार्ट है इसका। आर्क की बात करी जाए तो आर्क के केस में आपके पास आ जाएगा ये अल्फा हो जाएगा, तो α/2π। अल्फा को आप इन रेडियस जो है जो क्या है इस कंटेक्स्ट में लेते हो। नेक्स्ट बात करें न्यूमेरिकल पर्पज से एक और चीज़, जब थीटा एट एनी एंगल व्हेन आई स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। आपसे पूछ ले थीटा बताना है किसी भी एंगल पे, थीटा बताना है किसी भी एंगल पे जब करंट जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाए, उस केस में याद रखना B टोटल, मैग्नेटिक फील्ड जो है टोटल वो 0 होती है किसी भी थीटा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एक्सिस, किसी भी सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पे। अब जैसे ये यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, μ0ia² + x² ⁻³ ये फॉर्मूला आपके पास आएगा और आपको ये याद रखना है। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लूप वेयर B इज मैक्सिमम। B मैक्सिमम की बात करें, जब मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, μ0ia² 2a² + x², वही सेम चीज़ है। ठीक है, दोनों केस में फॉर्मूला यही लगेगा। आपके पास ऐसा लिखा आ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो जो B मैक्सिमम होगा उसके लिए x मैक्सिमम होना चाहिए, x मिनिमम होगा। और x मिनिमम कब होगा, x मिनिमम = 0 एट सेंटर। सेंटर पे जो है x की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी 0 होती है।
तो ये क्या आ जाएगा, बी मैक्सिमम क्या है मेरी सेंटर पे जो है, हाँ सॉरी मैंने यहाँ शायद मैक्सिमम बोल दिया, बी मैक्सिमम। अब यहाँ पे आप देखो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, ठीक है, तो यानी एक्स की वैल्यू कम तो बी की वैल्यू ज़्यादा। बी की वैल्यू हमको मैक्सिमम चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कब होती है, जब सेंटर पे होती है एक्स। तो हम यहाँ पे बी मैक्सिमम को जो है हमारा सेंटर वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या है अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते क्या है, ये है ही फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ग्राफ फॉर बी एक्सिस वर्सेस एक्स, मतलब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड और एक्स के बीच में क्या बनाना है ग्राफ। ये मान लो मेरा क्या है, अब हमने क्या बात की थी कि मैक्सिमम पे यहाँ सॉरी सेंटर में जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो वही चीज़ लिख दी, और जो ये यहाँ पे है एजिस पे यहाँ पे मेरा मिनिमम, तो ये वाला फॉर्मूला हम लिख के एट एक्स इज 0 तो सेंटर में होगा बी मैक्सिमम, ठीक है। एक्स क्या होगी मेरी इन्फिनिटी। अगर एक लूप के बजाय एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो इसी केस में आप ये पुट कर सकते हो, एन लगा दो आगे इसी फॉर्मूले के सामने बस, ठीक है। अब बात करेंगे, अब हमने बाइट-सेविट लॉ पढ़ लिया, इसी का एक और है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये भी एक अल्टरनेट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को ही फाइंड करने का, और ये कब यूजफुल होता है जब आपके पास सिमेट्री केसेस आ जाए, ठीक है। सिमेट्रिकल आपके पास न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन पूछ ले जाएं तो उस केस में आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हो। तो मान लो सपोज वी हैव टू फाइंड, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू अ करंट आई, मतलब किसी भी करंट आई के कारण कमिंग आउट ऑफ प्लेन पेपर, प्लेन ऑफ, देखो यहाँ पे सिमेट्री वाली बात आ गई ना, कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर एट पॉइंट पी। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, पी पॉइंट है, ये मेरा जो है आई करंट, यहाँ पे ये रेडियस, ठीक है, ये मेरा जो है सर्कुलर पाथ है। ऊपर की साइड मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा डी करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट यानी यहाँ पे मेरा क्या लगेगा बी मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा करंट है तो मेरा जो आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे देखो हम इंटीग्रल पुट करते हैं यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, जो करंट इनसाइड होगा अंदर होगा उसको हम यहाँ पे लेते हैं। क्लोज्ड लूप में बात की जाती है, और अगर इसके साइन की बात करी जाए तो डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ लूप डायरेक्शन, जो लूप की डायरेक्शन होती है, ठीक है। I1 जहाँ पे इस केस में मान लो कि I1 है, ये मेरा क्या जो है आउटवर्ड होगा इस केस में मेरा, और I2 क्या होगा ये मेरा इनवर्ड, ठीक है, नेगेटिव। I1 जो है मेरा पॉजिटिव होगा और I2 नेगेटिव। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट अपना कि एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे यानी इन्फिनाइट वायर पे। अब एम्पियर सर्किटल लॉ की बात तो भाई क्लोज्ड सरफेस में ही करी जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या एक लूप ड्रॉ कर लेंगे, क्लोज लूप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या, ये मेरी एक इन्फिनाइट वायर थी, यहाँ पे ये मेरा पी पॉइंट है, मैंने एक जो है सर्कल जो है यहाँ पे ड्रॉ किया क्लोज्ड लूप। तो ये मेरा क्या हो गया बी ऊपर की साइड, ये मेरा करंट एलिमेंट ये बी, ठीक है, यहाँ पे करंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। बी डी एल यहाँ पे हम इसको cos 0 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा डी एल यानी करंट एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या होता है 2 पाई ए, ठीक है, 2 पाई ए सर्कल का हमारे पास जो होता है 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू ए अपॉन ए, मतलब आई अपॉन ए, तो म्यू नोट 4 पाई 2 आई अपॉन ए जो है मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मतलब आपको इस कंडीशन में याद रखना है कि आपको दे दिया जाए एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे जो कि इन्फिनाइट पे है, ठीक है। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला वहाँ पे पुट करोगे। नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल वायर, मतलब ये मैं बताऊँ बहुत कम पॉपुलर है, बहुत जो है मतलब नहीं पूछा जाता ये, मतलब अगर इन जनरल हम बात करें तो, पर फिर भी एक बार देख लेंगे, हमें तो पढ़ना ही है। तो होलो सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो ये मेरा होलो सिलेंड्रिकल वायर है, और पता है ये एक है ना मतलब बहुत इम्प्रैक्टिकल सा चीज़ है हमारे पास, क्या कोई भी वायर जो होती है वो होलो होती है अंदर से, बिल्कुल नहीं। तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है पढ़ते टाइम, पर कोई बात नहीं फिर भी एक बार देख लेंगे। तो होलो सिलेंड्रिकल वायर जो है ये है, तो ये मेरा करंट है और ये क्या होगी इसकी आर रेडियस। तो मैंने यहाँ पे अगर मेरे को आउटसाइड मतलब बाहर बताना है, मतलब बाहर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो ये मेरा क्या होगा यहाँ से बाहर, ये आर स्मॉल आर से मैं इसे डिनोट कर दूंगी, ठीक है। मतलब ये अब
ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आउटसाइड यानी एक्सिस पे बात करी जाएगी तो करंट एट एक्सिस, तो ये क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा निकल के। एक्सिस पे जब बात करें, जहाँ हम पीछे निकाल चुके हैं, सरफेस पे बात करी जाए तो इस केस में R इज इक्वल टू R हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम वही चीज़। लेकिन इन साइड अगर बात की जाए, भाई अब ये तो होलो है, होलो है तो अंदर से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कुछ नहीं, चार्ज नहीं, तो ये तो जीरो ही होगा ना। अब अगर अंदर कोई चार्ज, कोई करंट, कोई कुछ नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये B इज इक्वल टू 0, यानी इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। ग्राफ की बात करी जाए अगर मैग्नेटिक B वर्सेस R, ये जो ऊपर हमने बात की, इसी केस में अगर हम ग्राफ को स्टडी करें तो क्या फॉर्मूला आएगा, सॉरी ग्राफ क्या आएगा, तो ये मेरा होलो सिलेंड्रिकल वायर है मेरे पास, सिलेंड्रिकल, हाँ होलो सिलेंड्रिकल वायर। तो ये इनसाइड दो करंट मैग्नेटिक फील्ड 0 जानते हैं, आउटसाइड ये है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, इनसाइड 0 बिल्कुल कांस्टेंट। फिर यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये मेरा R इज इक्वल टू R, मिड में क्या आ गया था, R इज इक्वल टू R, और ये नीचे की साइड मेरा यानी जो है आउटसाइड क्या होगा, R अगर बड़ा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम, और मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये वही केस है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, अब ये प्रैक्टिकल वाला है, मतलब जो हमारे घरों में हर जगह यूज भी होता है, ठीक है। तो जिसमें कैरिंग करंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शन में। अब यहाँ पे वही 3 केस पड़ेंगे, बताना है सबसे पहले आउटसाइड। आउटसाइड पे बात करें एट एक्सिस, एक्सिस पे मेरा क्या होगा, जब मेरा जो R है, स्मॉल r, उसकी जो वैल्यू ज़्यादा हो R से, ठीक है, रेडियस ऑफ वायर से, तो यहाँ इस केस में मेरा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन R, सेम वही, ठीक है। एक्सिस पे ये वही यही फॉर्मूला लगता है, उसके बाद सरफेस पे भी यही होगा। अब यहाँ पे बात करी जाए भाई इनसाइड, इनसाइड पीछे वाले में तो 0 था, लेकिन इसमें 0 थोड़ी हो जाएगा भाई, ये होलो थोड़ी है, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट 4 पाई 2IR अपॉन R का स्क्वेयर। नेक्स्ट बात करें ग्राफ ऑफ B वर्सेस R, तो ये सेम पिछली बार की तरह ये बना लेंगे, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ यहाँ पे मिड में R इज इक्वल टू R, सरफेस पे ये जो है मेरा क्या होगा, इनसाइड, ठीक है, या ये इनसाइड या आउटसाइड, और ये मेरा ये हो जाएगा ग्राफ की फॉर्मेशन। ये वही पॉइंट जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं सारे। बात करें सोलिनोइड की, तो सोलिनोइड क्या होता है, बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है सोलिनोइड। इट इज ऑब्जर्व दैट अ करंट कैरिंग हेलिकल कोयल बिहेव, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ये सोलिनोइड होता है, करंट कैरिंग हेलिकल कोयल बिहेव करता है एक मैग्नेट के जैसे, ठीक है, क्योंकि उसका एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा, बार मैग्नेट के जैसे। फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनोइड, जिसकी लेंथ बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो, R से रेडियस लेंथ ग्रेटर देन R, तो उस केस में क्या होगा, ये मान लो जो मेरा इनवर्ड करंट, ये आउटवर्ड, ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये R, तो इस केस में क्या होगा, बाहर अगर सोलिनोइड के आउटसाइड बात की जाए मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो क्या होगी, 0, ठीक है, तो बाहर थोड़ी होगी भाई। और अगर अंदर बात करी जाए तो यूनिफॉर्म एंड अलोंग द, तो यूनिफॉर्म होगी और अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलिनोइड होगी, ठीक है। अगर इनसाइड बात करी जाए भैया, अब अंदर तो चार्ज भरपूर है, तो एक्सिस पे क्या होगी, म्यू नॉट एन आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, B एक्सिस पे होगी म्यू नॉट एन आई। ये इनसाइड बात करी जा रही है, करंट इन ईच टर्न, आई जो रिप्रेजेंट करता है वो करंट इन ईच टर्न को रिप्रेजेंट करता है एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन को हम एन अपॉन लेंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एन जो है टोटल टर्न्स को दिखाता है, और स्मॉल एल टोटल लेंथ को। अगर एजिस पे बात करी जाए, अब यहाँ पे एक्सिस पे तो इसके मिड में तो ये था म्यू नॉट एन आई, एजिस पे क्या हो गया, अब इसका हाफ कर दो, हाफ लगा दो, 1/2 म्यू नॉट एन आई। ग्राफ की बात करी जाए तो देखो मिड में म्यू नॉट एन आई, ये सेंटर की बात करी जा रही है, तो ये और एजिस पे क्या होगा, ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हाफ, ठीक है। सोलिनोइड के बाद अब हम टोरॉइड की बात करेंगे, तो एक टोरॉइड क्या होता है, मतलब टोरॉइड क्या होगा, एक सोलिनोइड था जो हमारे पास, मतलब ऐसे सीधा जो सोलिनोइड होता है आपने देखा भी होगा, उसको कुछ नहीं बेंड कर दे, बस क्लोज रिंग में, जैसे ये रहा, ठीक है, ये मैंने कर रखा, ठीक है। इसमें बताना है 3-4 केस पढ़ेंगे। सबसे पहला 4 पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू, मतलब अगर हम ओपन स्पेस इंटीरियर में बात करें कि भाई अंदर बताना आपको, जैसे ये मेरा P पॉइंट है, ये देखो अंदर की साइड बिल्कुल जहाँ मैं जो है दिखाऊं, जहाँ मैं ये सिंबल यहाँ आपको दिखे वहीं देखना, ये P है, तो ये अंदर बताना है इस
इस ओपन स्पेस में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चार्ज है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई कुछ भी नहीं है। अगर सेम भारे से बात करी जाए तो भारे भी तो कुछ नहीं है, वो भी जीरो होगा। लेकिन अगर बात करी जाए कहाँ पे, इनसाइड, अब ये जो मैंने टोरॉइड बना रखा है रिंग रिंग रिंग, तो अब इसके अंदर तो भाई चार्ज होगा। अब चार्ज होगा तो अंदर क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, यही हो जाएगा मेरे पास। इस केस में क्या होगा कि मेरी रेडियस ए से बड़ी होगी लेकिन बी से कम। अब ये मेरा ए है इसका रेडियस, और ये बी मेरा यहाँ से मिड से यहाँ। ठीक है, तो आर एवरेज क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2, आई क्या हो जाएगा करंट, और ये टोटल टर्म्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आर एवरेज यानी हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट एन आई 2 पाई आर एवरेज भी इसका एक फॉर्मूला हो सकता है। नेक्स्ट बात करें फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स की बात करें, एक मूविंग चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मेरा चार्ज है क्यू, ये मेरा बी, इसके ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नीचे की साइड यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है थीटा, ये वी साइन थीटा हो गया। ठीक है, कंपोनेंट इसका। तो इस केस में क्या होगा, एफ इजिकल टू क्यू वेक्टर की फॉर्म में वी इंटू बी। ठीक है, यानी जो मेरा एफ है, फोर्स है, वो परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के भी, और वो परपेंडिकुलर है बी के भी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो इस केस में, मैग्नीट्यूड के केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, एफ इजिकल टू क्यू बी साइन थीटा। और अगर इसके स्पेशल केस के बारे में बात की जाए तो इस केस में क्या है कि अगर v जीरो हो, यानी चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज रेस्ट पे होगा तो फोर्स जीरो होगी, क्योंकि जो फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स, वो सिर्फ मूविंग चार्ज के ऊपर ही अप्लाई हो सकती है, चार्ज मूविंग चार्ज के ऊपर ही लग सकती है। तो अब इस केस में तो हमारा जो है v जीरो है, चार्ज रेस्ट पे है, तो क्या आ जाएगा, एफ जीरो। नेक्स्ट बात करी जाए थीटा या तो 0 या 180 हो, तो यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात की जा रही है। पैरेलल में क्या है कि भाई वेलोसिटी और बी एक ही डायरेक्शन में हो, तो इस केस में थीटा 0, इसमें एंटी पैरेलल हो, बीटा दूसरी डायरेक्शन में, वी उसके अपोजिट यानी वेलोसिटी, तो उस केस में भी फोर्स क्या होगा, 0 ही होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करी जाए तो ये हमारा राइट हैंड पाल्म रूल होता है, इसे हम थप्पड़ रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर सोचे तो इसके इस जो है क्या है ये अपना रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो आपका ये पूरा चारों के चारों फिंगर्स हैं, पूरा जो ये आपका हैंड है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाना है। ये हाथ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो आपका ये थंब होगा, ये जहाँ आपका करंट होगा ना, उसकी डायरेक्शन में करो, और जहाँ पे भी फिर आपकी ये पाल्म फेस करे, वो जो है आपकी फोर्स की डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, इन केस हो, अगर बात करी जाए नेगेटिव, अब आपके पास माइनस क्यू चार्ज दे रखा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, और आपसे पूछ ली जाए मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी डायरेक्शन, तो आप कैसे कि अगर माइनस क्यू का केस होगा तो आप उसको प्लस क्यू की तरह ही लेकर चलोगे, लेकिन फिर जो एफ की डायरेक्शन होगी उसको क्या कर दोगे, पलट दोगे। ठीक है, उसको अपोजिट निकालोगे। अब बात करें वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब वर्क डन की बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किसी भी मैग्नेटिक मूविंग चार्ज पे। तो ये फोर्स का फॉर्मूला निकल गया था, यानी एफ वी के भी परपेंडिकुलर है और एफ एस यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा डब्ल्यू जो है वर्क डन 0 होता है, और वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क 0 तो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। ठीक है, इनिशियल क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर आई, और फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर एफ पी। तो ये सारा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। और इस केस में क्या होता है, मेरा वर्क डन में स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, स्पीड नहीं बदलती, देख लो आप, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी वही फाइनल के इक्विवेलेंट आ रही है, तो इस केस में क्या है, मेरी स्पीड जो है सेम रहेगी। अब बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज ओनली डायरेक्शन। इस केस में इस थ्योरम के अनुसार मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सिर्फ डायरेक्शन वेलोसिटी के बदल सकता है, उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, बात करें लोरेंट्ज फोर्स की, तो ये क्या होती है, जब Q जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चार्ज दोनों को रिप्रेजेंट करे, यानी एफ नेट फोर्स नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ वी प्लस एफ एम, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या आएगी, इसे ही हम लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अगर इसको हम और एलोबरेट कर दें एफ को, तो ये क्यू ही, और एफ एम अभी हमने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्यू इंटू वी इंटू बी, तो ये मेरा क्या होगा, लोरेंट्ज फोर्स इसे हम कहेंगे। नेक्स्ट बात करें मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन की बात करें
चार्ज पार्टिकल की एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो केस इनको हम केस की तरह स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस है कि जब इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। पैरेलल वाला केस देखो, ये बी भी एक ही सेम डायरेक्शन में और वी भी, थीटा 0 है, तो इस केस में क्या होगा, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जानते हैं हम फॉर्मूला, तो यहाँ पे थीटा 0 हो गया तो फोर्स क्या हो गई 0। एंटी पैरेलल के केस में भी 180 है तो थीटा 0, तो एफ क्या होगी फोर्स 0। और इसकी अगर क्या बात करें मोशन की, कैसे कि ये अगर फोर्स 0 है तो क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन मोशन जो है शो करेंगे, तो इनका क्या होता है स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। नेक्स्ट बात करें कि इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, जब क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो है मेरी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको ये दे देखिए भाई वी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड या 90 डिग्री, आपको ध्यान रखना है सर्कुलर मोशन वहाँ पे वो अटेन कर लेता है, सर्कुलर मोशन वहाँ पे उसकी बात करी जा रही है। तो यहाँ पे देख लो आप, ये मेरा क्या है, ये मेरा चार्ज, ये मेरी वी, ये मेरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो गई परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो फोर्स मेरी क्या लग रही है अंदर, तो ये क्या होगा एफ सी। अब सर्कुलर मोशन में आप जानते हो, शायद आप इतना जान पाए हो तो, या नहीं भी जान पाए तो मैं बता देती हूँ कि सर्कुलर मोशन, जब भी हम किसी सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तो बात हो ही होएगी, मतलब मेंशन हो ना हो, बहुत अंडरस्टूड बात है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होती है भाई, ठीक है। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ सी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू एम क्यू वी बी साइन 90, तो एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी, तो ये मेरे पास आर यानी रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रेडियस का जो निकल के आया है वो क्या है एम वी यानी वी जो परपेंडिकुलर हो गया अपॉन क्यू बी, ठीक है, वी इज परपेंडिकुलर टू बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई आर अपॉन वी होता है, आर अभी हमने निकाला तो यहाँ पुट कर देंगे, टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होती है एफ इजिकल टू 1 अपॉन टी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। अब बात करें आर इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम पी, अगर हम रेडियस की बात करें लीनियर मोमेंटम पी की टर्म में, काइनेटिक एनर्जी यानी के और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वी की टर्म में, तो आर का फॉर्मूला हमारे पास ये था। अगर हम इसको देखें तो मोमेंटम के केस में कैसे आएगा, ये एम वी क्या होता है मेरा मोमेंटम इज इक्वल टू यानी पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो यहाँ पे एम वी के प्लेस पे मैंने पी लिख दिया। और हमेशा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि ये होता है पी इज इक्वल टू रूट 2m के ई, तो यहाँ पे अगर P है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 2mk, ठीक है, आगे ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया किसका मोमेंटम का, ये मेरा रेडियस का था। और यहाँ पे अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की बात करी जाए ऐसे दे दे तो इसमें क्या होगा W वर्क डन क्या होता है Q डेल्टा V, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू वी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है मेरी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन मेरा क्या होता है वर्क डन 0 हो जाता है और वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, पीछे अभी हमने देखा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी क्यू वी। नेक्स्ट बात करें केस थर्ड की, जब इनिशियल वेलोसिटी इज एट सेम एंगल, इनिशियल वेलोसिटी सेम एंगल पे हो, सेम मतलब थीटा पे हो टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ देखो ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जेड, ये मेरा क्यू चार्ज है, ठीक है, ये मेरी ऊपर वेलोसिटी है जो मैं बता रही हूँ वो देखना, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मेरा थीटा है यहाँ पे ये एक्स की, ठीक है। यहाँ पे अगर ये मेरी वी वेलोसिटी है, दो कंपोनेंट में स्प्लिट नहीं हो सकती क्या, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा, तो ये हो गई, ठीक है। अभी इतना ही देखो, तो ये वी साइन थीटा क्या है मेरी वी परपेंडिकुलर टू बी, अगर वी परपेंडिकुलर टू बी है, परपेंडिकुलर अभी बताया था मैंने, परपेंडिकुलर जहाँ आ जाए कि भाई वी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या है सर्कुलर मोशन दिखाता है, सर्कुलर मोशन की बात हो गई यहाँ पे। और अगर बात करी जाए वी कोस थीटा की, तो वी कोस थीटा क्या है पैरेलल है बी के, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जो चीज़ होती है वो क्या होती है स्ट्रेट लाइन मोशन शो करती है। तो सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है मेरा हेलिकल पाथ को जो है क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं हेलिकल पाथ अगर सेम एंगल पे हो। तो ये देखो ये मेरा क्या हो गया यहाँ ऐसे, मेरा ये जो मैंने रेड पेन से शो करेगा ये मेरा क्या आ गया यहाँ हेलिकल पाथ, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आर इज इक्वल टू एम वी वही वाली, तो यहाँ पे क्या आ गया एम वी साइन थीटा, बस यहाँ पे क्या थीटा भी है तो साइन थीटा अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड का वही सेम फॉर्मूला 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। पिच की बात करेंगे, पिच क्या होता है एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है v था, ये v साइन थीटा, ये v कोस थीटा, ठीक है, ये b, तो यहाँ पे जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की जाए तो यू एक्स यानी ये कोस थीटा की बात करी जा रही है, तो क्या हो जाएगा यू कोस थीटा टाइम
टी इज इक्वल टू टी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यू एक्स टी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू कोस थीटा टी। यानी ये पिच, एक पिच का जो है फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू क्या होती है, यू कोस थीटा टी। ठीक है। और पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी लोरेंट्स फोर्स में जो है चार्ज पार्टिकल का क्या पाथ होता है। तो ई एंड केस वन, अगर हम केस वाइज डिस्कस करें तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ई एंड बी आर पैरेलल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो, यानी कि वी पैरेलल टू ई एंड पैरेलल टू बी। तो इस केस में देखो ये मेरा क्यू चार्ज है, ठीक है, मास एम के साथ, ये मेरी वेलोसिटी वी नोट, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा बी। तो इस केस में क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फॉर्मूला हम जानते हैं एफ एम। यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, क्यों होगी मैग्नेटिक, जो मैंने बताया था पैरेलल या एंटी पैरेलल हो वेलोसिटी बी के दोनों केसेस में, तो उस केस में क्या होती है, जीरो होती है। तो क्या आ जाएगा मेरा ए इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन एम। ठीक है, यानी ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन को शो करती है। ठीक है, अगर इसी में हम ये निकालना हो कि भाई वेलोसिटी टाइम टी के बाद, तो क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी नोट प्लस, ये हम अपनी क्या, ये हमारी जो इक्वेशंस होती हैं तीन, उसके भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। बस एक ही वैल्यू यहाँ पुट करनी है, एस निकालनी हो वही ए के प्लेस पे हम अपने जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि भाई ई और पी बी जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये जैसे मेरा ई है, ये मेरा बी, ये मेरा ऊपर एम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मेरा क्या है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के वेलोसिटी। तो इस केस में क्या होगा, और इसमें भी हम तीन केस पढ़ेंगे। सबसे पहला कि मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो बी से, तो इस केस में क्या है, मेरा पैराबोलिक बनेगा। जो क्यू चार्ज होगा ये ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, जो जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इसको उसे खींचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ इसको क्या है, अट्रैक्ट करेगा। सेम अगर ई ज़्यादा हो तो वो अपनी साइड करेगा, तो ये भी पैराबोलिक। और अगर एफ एम और एफ ई इक्वल हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन शो करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर भी जिसे हम कह सकते हैं। जिस केस में क्या होता है कि v परपेंडिकुलर टू ई हो और वो परपेंडिकुलर टू बी भी हो। ठीक है, अब वेलोसिटी सेलेक्टर की थोड़ी बात करें तो एफ इज इक्वल टू एफ एम होता है, q इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले पुट करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, कट के q से q कट गया और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू जो है 1 आ जाती है। तो ई इज इक्वल टू वी बी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी सेलेक्टर के केस में बात करें तो वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी, स्ट्रेट लाइन जो ये मुझे दिखाता है, स्ट्रेट लाइन ये हमें शो करता है। नेक्स्ट बात करें साइक्लोट्रॉन की। ठीक है, साइक्लोट्रॉन की ये क्या होता है, डिवाइस यूज टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रा टू वेरी हाई एनर्जीज या वेलोसिटीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम पार्टिकल एक्सीलरेटर भी कहते हैं। मतलब जो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए बहुत हाई एनर्जीज पे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ बात करी जाती है। इलेक्ट्रॉन कभी भी, इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लोट्रॉन कभी भी जो एक्सीलरेट नहीं करा सकता, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पार्टिकल एक्सीलरेटर। दिस इज डन बाय मेकिंग इट पास थ्रू अ लिमिटेड विड्थ ऑफ ई फील्ड आ नंबर। इसको हम कैसे करते हैं कि ये कैसे किया जाता है, बाय मेकिंग इट पास थ्रू अ लिमिटेड विथ, एक लिमिटेड विथ जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहाँ से पास करके एक नंबर ऑफ टाइम्स पे। ठीक है, बहुत बार, नंबर ऑफ टाइम्स। कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी विच रोटेट्स द चार्ज ए नंबर ऑफ टाइम्स इन द फील्ड। और ये कैसे किया जा सकता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, जिसको हम रोटेट कराते हैं, विच जो रोटेट कराता है चार्ज को नंबर ऑफ टाइम इन द फील्ड। ठीक है, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन की बात करी जाए तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीलरेटर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज के इक्वल। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी का फॉर्मूला जानते हैं तो फोर्स का, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें किसकी, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जो बिल्कुल अपने एग्जिट टाइम पे, बिल्कुल लो टाइम पे होती है। ठीक है, बिल्कुल निकलने वाली होती है, तो उस दौरान जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी वी मैक्सिमम और आर बी मैक्सिमम उस टाइम। तो आर का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास होता है एम वी अपॉन क्यू बी। वी क्या है, मैक्सिमम की बात करी जा रही है, तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्यू बी आर। एक और मैं बात बता दूँ, अगर मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँ कि ये कैसे कह रहे थे, कि मेरा एक पार्टिकल है, हम इसको बिल्कुल लंबा मूव ना करा के किसी भी एक लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, मान लो यहाँ से यहाँ, तो ये क्या होगा, बिल्कुल फिर इसी एरिया से यहाँ ये मूव किया, फिर इतने में वापस आ गया, फिर यहीं से फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया। अपने लिमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में जो है ये मूवमेंट करता रहता है नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, बहुत बार।
वर्किंग ये फ्रीक्वेंसी हमने देख ली। काइनेटिक एनर्जी, हाँ, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अगर लिमिट साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस की बात करें तो कैन नॉट बी यूज टू एसिलेट न्यूट्रल, मतलब जो न्यूट्रॉन्स जैसे पार्टिकल हैं उनको कभी भी एसिलेट कराने में मदद नहीं करता। और इलेक्ट्रॉन्स को क्यों, क्योंकि इनका साइज जो है बहुत कम होता है। साइज कम होगा तो इनका जो मास है वो वेरी करता रहेगा, मतलब मास बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यू बी अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज होती रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, फॉल्स आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑसिलेटर के साथ फॉल आउट करेगी। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, चेंज होती रहती है। इसका स्मॉल साइज होता है, एम वेरी करता रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। फोर्स होना करंट कैरिंग वायर, अगर फोर्स की बात करी जाए करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है, तो वो क्या होगी, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके अंदर ये मेरी एक वायर रखी हुई, ये आई करंट, ये एल इसका, ठीक है, ये थीटा। तो एल क्या होगा, एल वो अपना वेक्टर की फॉर्म में क्या होता है, ये एल इन वेक्टर फॉर्म इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब एल और आई की डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगी, आई इंटू एल इंटू बी। ठीक है, यानी फोर्स परपेंडिकुलर है लेंथ के भी और फोर्स परपेंडिकुलर है बी मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो यहाँ पे अगर हम स्केलर के तौर पे लिखें फॉर्मूला तो क्या मिलता है हमें, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एल एंड बी, एल और बी, यानी ये जो एल, ये मेरा एल है ऊपर की साइड और ये मेरा बी होगा, तो इसके बीच में जो एंगल होगा यानी ये थीटा, ये मान लो, ठीक है, ये मेरा थीटा होता है। स्पेशल केस की बात करी जाए, अगर थीटा 90 हो, साइन 90 होगा तो भाई वैल्यू 1 होगी, तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, आई बी एल, ठीक है, 0, मतलब ये अपना जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से। बात करी जाए डायरेक्शन निकालनी हो, वही राइट हैंड पाल्म रूल जो मैंने बताया है, इसी से आप जो है फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते हो। नोट देखें, इफ़ बी मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट हो, देन टेक वेक्टर लेंथ। अगर हमारे को दे रखा हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उस केस में हम एल को क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ के तौर पे लेते हैं टू कैलकुलेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी वायर पे। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये मान लो पहले मेरी कर्व्ड लेंथ है। अब इस कर्व्ड लेंथ को ना लेकर, जब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हम ये जो है यहाँ से लेकर इसकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, ये एल वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90, आई बी एल साइन 90, यानी यहाँ पे क्या है, मेरा बी क्या है, कांस्टेंट होगा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, अगर फोर्स निकाली हो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स में, तो क्या होगी, ये मेरा 1, ये मेरी 2, ये मेरा I1, ये I2। तो यहाँ पे जो I2 पे जो करंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा और ड्यू टू 1 होगा। अब यहाँ पे अगर आप अपना रूल अप्लाई करके, वो राइट हैंड थंब रूल वाला, ऊपर की साइड करंट, तो अंदर की साइड क्या आएगा मेरा, अंदर, ठीक है, अंदर क्या आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, सेम I1 पे क्या होगा, फोर्स ड्यू टू 1, मतलब 2, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही चलेगा, यानी पैरेलल करंट, ये जो करंट होंगे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप इतना याद रखो कि पैरेलल करंट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि सेम वही अगर अपना एंटी पैरेलल वाला केस अगर हम देखें, यानी एक करंट मेरा ऊपर की साइड है, दूसरे मेरा नीचे की साइड है, वो एंटी पैरेलल बन गया। एंटी पैरेलल में क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, एक्सप्रेशन देखेंगे फोर्स की, या जिसको हम एफ अपॉन एल भी कह सकते हैं, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ भी अगर आपको दे रखा हो न्यूमेरिकल में, आपको ऐसा लिख के कोई वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये है कि आपको एफ अपॉन एल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये मेरा डी डिस्टेंस है इन्फिनिटी पे, ये I1 ये I2। इस केस में मेरे एफ अपॉन एल की क्या वैल्यू आएगी, क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 इंटू I2 अपॉन डी, ठीक है। और हम जानते हैं कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। अब बात करें करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के तौर पे करंट लूप को देखें तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल भी से हम कह सकते हैं, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी से हम कह सकते हैं। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू वेक्टर ए, ठीक है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर स्क्वेयर, यानी ये क्या है, एक एरिया वेक्टर है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एम, इसकी डायरेक्शन अगर हमें निकालनी हो तो क्या कैसे निकालेंगे, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर थंब नाउ पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड एम, ठीक है। तो ये क्या है, हमें डायरेक्शन दे देगा भाई, राइट हैंड
थंब रूल की मदद से हम निकाल सकते हैं। और ये लूप क्यों मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि भैया देखो ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ, ये साउथ क्या है क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वही जो है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक वाले को, मैग्नेटिक बार वाले को। ठीक है, अगर बात करें कि इस लूप के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू एन आई इंटू ए, वही n लगा देंगे फॉर्मूले के सामने। बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के केस में डिस्कस करें तो ये मेरा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कल है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, ये वेलोसिटी v इसकी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, m इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, और आई करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक और q इंटू एफ, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा, q को हम क्या लिख सकते हैं, e भी लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। e फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t भी इसको कहते हैं हम, पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी अपॉन टाइम का फॉर्मूला हम मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई वी 2 पाई आर इंटू पाई आर का स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2, और ई के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की बात करें विद एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल होता है, ठीक है, और आर इंटू पी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर इंटू पी, यानी मोमेंटम। मोमेंटम के साथ बात करी जा रही है तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, तो अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे क्या आ जाएगा, आर इंटू वी, और अगर इसको स्केलर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एम वी आर साइन 90, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एल इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर और मॉडिफाई करें तो एम अपॉन एल इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2 अपॉन एम वी आर। अगर इसको फिर हम जो है एलिमिनेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m, और e अपॉन 2m को हम कैसे लिख सकते हैं, q अपॉन 2m भी। तो आपको मेजर फॉर्मूला ये वाला और ये वाला, ये दो ही याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करी जाए टॉर्क ऑन अ करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क की बात करी जाए करंट लूप में, या मैग्नेटिक डायपोल भी जिसे हम कह सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क क्या होता है, m इंटू बी। ये हमने जो है पीछे जो चैप्टर कवर किया है उसमें भी बात कर चुके हैं टॉर्क की मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी। m क्या होता है, जो मेरा मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट है, और बी मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो क्या आएगा, एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम के प्लेस पे आई इंटू ए भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, आई ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, और एन की अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखी है तो एन आई ए बी साइन थीटा, यानी एंगल बिटवीन बी एंड एम और वेक्टर ए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें मैग्नेटिक डाइपोल की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगी, वो u इज इक्वल टू माइनस पी पोटेंशियल एनर्जी होता है, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कोस थीटा, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल की बात करी जाए तो वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में था, अब बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की। तो वो जगह यहाँ पे p था, जैसे यहाँ पे माइनस एम बी कोस थीटा, और वह एक्सटर्नल वर्क जानते हैं हम क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, थीटा अगर 0 है और थीटा 180 है, तो इस केस में देखते हैं हम, थीटा 0 है तो यानी टॉर्क की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन आई बी साइन थीटा, वो भी क्या हो जाएगी 0। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें यानी यू की, तो वो क्या आ जाएगी, माइनस एम बी कोस थीटा, माइनस एम बी हो जाएगी, यानी मिनिमम। और ये केस क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो है मेरा थीटा 0 होता है, और यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम, ठीक है, बहुत कम होगी। अगर 180 के केस में बात करें जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है ना, ए बी साइन थीटा, ये तो होगा 0 ही। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए तो वो माइनस एम बी कोस थीटा था, ये टॉर्क 180 क्या होता है +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एम बी हो जाएगा। अनस्टेबल के केस में थीटा 180 होगा इक्विलिब्रियम में, और यू की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाती है। बात करें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, ये क्या डिवाइस होता है जो एक बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट या मेज़र कर पाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस केस में क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल में काम करता है, ये जो टॉर्क वाला हमने पीछे पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल फील्ड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे टॉर्क इज इक्वल टू एम इंटू बी एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है, थीटा क्या था मेरा, एंगल बिटवीन एम एंड ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो यहाँ पे इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और देखो ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग की बात करें, अ कोयल विद मैनी टर्न्स, एक कोयल बहुत सारी टर्न्स जिसकी हो उसको प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो जो करंट होगा, जो मेज़र करने वाला करंट होगा, जो हमें मेज़र करना है, उस करंट को हम कोयल में
सेंड कर देंगे तो जो कोयल होगा वो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। अब कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड करंट गया तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, तो और वो रोटेट करने लग जाएगा। टॉर्क एक्सपीरियंस करते ही वो रोटेट करेगा फिर डिफ्लेक्ट करेगा, तो जो डिफ्लेक्शन हमें मिलेगी वो कुछ स्केल पे ही मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितना आपका ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा टॉर्क आपकी प्रोड्यूस होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज़्यादा रीडिंग होगी स्केल पे। मतलब करंट ज़्यादा टॉर्क, करंट ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा, टॉर्क ज़्यादा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा तो रीडिंग जो है स्केल पे वो भी ज़्यादा। तो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फाई के, यानी क्या है ये मेरा डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इनपुट ये आउटपुट। अगर बात करें एज द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, टर्मिनल जैसे कनेक्टेड हो हमारे, ठीक है, तो करंट आई जो है वो फ्लो करेगा कोयल में और कोयल स्टार्ट्स रोटेटिंग ड्यू टू, और कोयल जो है रोटेशन स्टार्ट कर देगी ड्यू टू टॉर्क, क्योंकि उसकी वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ना, ये भी साइन थीटा। और अगर रेडियल फील्ड जनरेट कर दें हम, ठीक है, यूजिंग रेडियल फील्ड हमको जनरेट करनी है। रेडियल फील्ड क्या होती है, जब हमारा थीटा हम 90 अटेन कर दे, ठीक है, थीटा की वैल्यू जो हमारे पास 90 आ जाए, यानी वो ऑलवेज 90 ही रहे, तो उस केस में मतलब वो कैसे करना है, मतलब क्या किस कंडीशन में हमारे पास रेडियल फील्ड मिल सकती है हमें। तो सबसे पहला केस है सिलेंड्रिकल या कनकेव पोल मैग्नेट। ठीक है, अगर हम सिलेंड्रिकल पोल मैग्नेट को उसके अंदर रख दें, पुट कर दें, तो वहाँ पे हमारे पास रेडियल फील्ड हमें मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें सॉफ्ट आयरन कोर की, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वहाँ पे हम ये फेरोमैग्नेटिक वगैरह और डायमैग्नेटिज्म वगैरह ये सब वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर को अंदर प्लेस कर दें तो हमारे को जो है थीटा 90 अटेन हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन हमको मिल जाती है। तो यानी टॉर्क क्या है, NIAB साइन 90, तो टॉर्क क्या आ जाएगा NIAB। ठीक है, साइन 90 0। एज द कोयल रोटेट, जैसे जैसे कोयल रोटेट करता है, जो एक रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप इन द स्प्रिंग विच इंक्रीजेज विथ फाई। जैसे जैसे कोयल रोटेट करेगा एक रिस्टोरिंग जो है टॉर्क वहाँ पे एक्सपीरियंस होगी, सेट हो जाएगी स्प्रिंग में, जो इंक्रीज होगी किसको इंक्रीज करेगी, फाई को, यानी मेरे डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करेगी। तो टॉर्क रिस्टोरिंग का जो टॉर्क रिस्टोरिंग का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या होगा, C5। C यहाँ पे क्या है, टॉर्जोनियल कांस्टेंट को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। तो आज सिचुएशन विल अराइव, तो इस केस में एक सिचुएशन आ जाएगी जब टॉर्क मतलब अब देखो, जब तक कोयल रोटेट हो रही थी एक रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से फाई इंक्रीज हो रहा था। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जब भाई इसकी लिमिट ही ख़त्म हो जाती है कि टॉर्क रिस्टोर कितना ही प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मेरा पॉइंटर, जो हमारे गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो स्टॉप हो जाता है और हमें जो है हमारी वैल्यू मिल जाती है, जिस केस में NIAB इज इक्वल टू C5। अगर इसका फॉर्मूला निकाले वैसे तो इसका क्या होगा, I इज इक्वल टू C अपॉन NAB और फाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू K फाई, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। और मतलब इसको हम ऐसे, मतलब जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फाई, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू K फाई, और K को बाहर निकाल लें तो K इज इक्वल टू C अपॉन NAB। ठीक है, अगर बात करें सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, मतलब इस केस में हम करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो एक गैल्वेनोमीटर जो है करंट सेंसिटिव होता है अगर वो प्रोड्यूस करे लार्ज डिफ्लेक्शन स्मॉल करंट के लिए। कैसे, आप ये फॉर्मूले सारे याद रख लेना, एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब को रिलेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है अगर फ्रेंकली बताऊँ तो। फाई अपॉन आई होता है, तो फाई अपॉन आई का भी हम निकालता क्या होता है, के फाई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन के भी लिख सकते हैं, फाई से फाई गया तो इज इक्वल टू 1 अपॉन के, किसके इक्विवेलेंट था, 1 अपॉन के की क्या थी, इज इक्वल टू C अपॉन NAB। अगर हम इसको अब सिंपली लिखें तो क्या आ जाएगा, NAB अपॉन C, यानी जितना ज़्यादा ये फाई अपॉन आई की वैल्यू उतना ज़्यादा B और उतना कम मेरे पास क्या C। ठीक है, C क्या था मेरा, टोरोजियल क्या था, हाँ टोरोजनियल कॉन्स्टेंट। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करी जाए तो क्या होगा, फाई अपॉन वी इज इक्वल टू फाई अपॉन वी के प्लेस पे IR इज इक्वल टू फाई अपॉन के फाई आर। ये आर क्या है मेरा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन KR। फाइनल फॉर्मूला होगा NAB अपॉन CR। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।